गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए सब लोग आ गए हो, ठीक है। तो आज हम लोग वही ज्योमेट्री का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लें। तो देखिए उस दिन हमने बताया था सर्कल का हम बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स में किस तरह से हम लिखेंगे। तो सर्कल में और भी फॉर्म है, तो वो सब देख लीजिए कि हम और जो फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह से देखिए, कभी इस तरह से रहा, ये एक सर्कल हो गया, इसका डायमीटर आपको गिवन है और ये पॉइंट ए हो गया, ये आपका बी है। तो इस तरह से समझिए कि एक मिनट, कि ये जो है ए Z1 हो गया, बी हो गया आपका Z2, और कोई पॉइंट ले लेते हैं इस पे सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट P है इसको हम अगर ले ले Z है, तो इस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कहीं मान लीजिए ये सेंटर वो है, तो ये आपका डायमीटर है Z1 Z2, कोई पॉइंट P ले लिए, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है सो 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में हम सर्कल का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, तो बस सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम सभी जानते हैं AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये लिख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर ऑफ द सर्कल आर गिवन। अगर सर्कल का डायमीटर गिवन है तो हम इस तरह से सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई पॉइंट P लेकर। तो ये P का लोकस हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से गिवन कंडीशन हो तो उसमें पूछा जाए कि Z का लोकस क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि इस तरह से Z का लोकस होगा। तो ठीक है कि कुछ सबको आ गया होगा समझ में। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक, तो ये एक फॉर्म था। अब जो है दूसरा होता है कि अगर हम इस तरह से लिखें, इफ mod ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू K, और यहाँ पे याद रखिए लिख लीजिए K नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होगा तो Z का लोकस क्या होगा, फिर बता सकते हैं कि अगर K 1 नहीं है तो लोकस ऑफ Z क्या होगा। कोई भी कि अगर Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू K 1 नहीं है तो बताइए Z का लोकस क्या होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से आ जाए कि Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z प्लस 1 इक्वल टू 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन क्या बनेगा, क्योंकि ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Z प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें Z का लोकस क्या होगा, क्या कनिष्क क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। सर के पैरामीटर है। हाँ, के कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, है ना। पैरामीटर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, के तो एक कुछ भी नंबर है जो 1 के छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझिए। यस।
तो अगर के अगर 2 है तो अगर इसका हम लोकस पूछे तो ये क्या होगा? क्या प्रतीक आ रहा है समझ में? सर एग्जाम के लिए पिछला वाला पेज दिख रही है। अच्छा अच्छा देख लीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसके बारे में पता लग रहा है क्या होगा लोकस सब। एक्चुअली नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जेड को लिख लीजिए एक्स प्लस आई वाई, फिर देखिए क्या आ रहा है। क्योंकि हम जेड को तो लिख ही सकते हैं ना एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई अगर हम जेड को लिखें मतलब जेड इक्वल टू अगर आ गया एक्स प्लस आई वाई, तो अब हमको बताइए क्या आना चाहिए। चलिए तो पहले देख लीजिए क्या आएगा आप लोगों से, क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं। अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो x प्लस आई वाई माइनस वन इक्वल टू अच्छा ट्वाइस ऑफ x प्लस आई वाई प्लस वन, ठीक है ना, यही होगा। उसके बाद देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन और इमेजिनरी और रियल को अलग अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन प्लस आई वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया है। तो देखिए समझ में आया ये या नहीं आ रहा है समझ में, सब बताइए क्या स्लो का आ रहा है समझ में? हाँ सर। देख लीजिए और किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो हमने इस तरह से कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा और प्लस 3। तो ये क्या है, तो देख के सबको पता चल गया होगा ये क्या है, तो ये है सर्कल का इक्वेशन। तो इसका मतलब हुआ कि लोकस ऑफ जेड क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो जब भी इस तरह से रहे कि जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के एंड के नॉट इक्वल टू वन, देन द लोकस ऑफ जेड विल बी सर्कल। तो यह भी एक सर्कल बनता है। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर Z1 और Z2 को 1 क्यों लिए? हम वो तो कुछ कम जेड वन, देखिए यहाँ जो जेड वन और जेड टू है ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। तो ये जब कुछ भी हो सकता है तो आप वन भी तो ले ही सकते हैं। तो दोनों ही 1 होगा? नहीं अब वो तो हम अपने मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सर हाँ देखिए सर। हाँ जेड वन वन भी कम्प्लेक्स नंबर है और जेड टू माइनस वन ले तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम तो इजी कैलकुलेशन के चलते हम ले लिए। अच्छा ये आयुषी सिन्हा कौन है? आयुषी सिन्हा बता दीजिए कौन है, नहीं तो हमको रिमूव करना पड़ेगा।
हाँ, कौन है? मैसेज कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैसेज कर दीजिएगा तो। अच्छा प्रतीक, आप ये हो गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या पहले? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम समझ गए, वो करना हम लगा कि आप हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो सबको आ गया होगा समझ में। तो प्रतीक आप तो डिस्कनेक्ट हो गए, समझ में आया आपको? देख लीजिए तो, या प्रॉब्लम है कुछ? चलिए ठीक है। तो अब जो है ये सर्कल है। अब देखिए इसके बारे में मैं एक चीज और बताता हूँ, ये सर्कल देखिए क्या होता है, वो भी मतलब एक दूसरे तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। कि आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन ले लिए इस तरह से हम, इसमें जो है इस पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? हम दो पॉइंट ले लिए इस तरह से कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए हो गया आपका Z1, बी हो गया Z2, ये हो गया। अब यहां पर कोई पॉइंट लीजिए P जो आपका Z है, और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम A और B से, ठीक है? इस तरह से ज्वाइन कर दी A और B से। तो यहां पर जो एक काम और थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। तो ये हो गया ए और बी। फिगर जो है इधर ले, रुक जाइए थोड़ा सा, फिर से बनाते हैं, फिगर गड़बड़ हो रहा है। तो फिगर आपका थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, चलिए ठीक। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ए है, ये आपका ले लीजिए बी, ठीक है? ये आपका हो गया Z1, ये हो गया Z2। अब क्या करना है, यहाँ से एक इस तरह से लेंगे और दूसरा इस तरह से लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है पॉइंट आपका P जो है Z हो गया, ठीक है? तो अब आप क्या कीजिए, ये जो एंगल बना इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लीजिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहीं इधर से जाएगा, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर समझ ही रहे हैं, इसका मतलब हो गया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये ले लिए। और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड करें और इसका एक्सटर्नल एंगल भी लीजिए, ठीक है? इसका एक्सटर्नल एंगल लेंगे, ठीक है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ऐसा समझिए, ठीक है? तो एक बार हम ले लिया। अगर यहाँ इस पॉइंट का नाम देते हैं हम I और इसका नाम दे देते हैं E, तो I मतलब PI हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और PE हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो अब वो जो सर्कल बनेगा वो बता रहा हूं कि कौन सा सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल बने, यहां से देखिए, अब हम अगर क्या करें, एक सर्कल ऐसा बनाए जिसका डायमीटर क्या हो जाए,
कि डायमीटर हो जाए IE, ठीक है, और वो ये P से पास करेगा। तो ये वही सर्कल है जो हमने कुछ देर पहले बनाया था। क्या बनाया था कि Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू K, ठीक है। तो ये आपका सर्कल हो जाएगा। तो क्या आप लोग समझे कि मैं क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि इसका जो लोकस आएगा सर्कल, वो सर्कल कौन सा होगा? तो वो सर्कल होगा जो कि इसका मतलब इस तरह से हम दो पॉइंट ले लिए Z1 Z2 और वहां मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लिए P Z। अब वहां पर ये एक एंगल बना, इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा वो जहां पे AB लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो AB लाइन इंटरसेक्ट किया, एक I पे एक E पे, उसको डायमीटर मान के जो सर्कल बनाएंगे वही सर्कल होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि मतलब यही सर्कल जो है इसका लोकस होता है, और इसको सबसे पहले अपोलोनियन ने देखा था, इसीलिए इसका नाम है अपोलोनियन सर्कल। वो आप लोग लिख लीजिए। अपोलोनियन सर्कल, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये समझ में, ए है यहाँ पर AI, APOLLONIAN, अपोलोनियन सर्कल, ठीक है। तो इसका सर्कल का नाम है अपोलोनियन सर्कल। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए एक और भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। एक तो था कि इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है Z1 Z2 थोड़ा सा इस तरह से होगा कॉम्प्लेक्स कि अगर हम स्क्वायरिंग से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो उस समय हम एक और मेथड है जिससे हम इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो वो मेथड क्या है कि देखिए I क्या हो गया, तो I जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर देखिए अगर K अगर 2 है तो इसका मतलब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब I का रेशियो 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? तो I क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट हो गया जो AB को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 से। और E क्या हो गया, तो E एक ऐसा पॉइंट हो गया जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। E जो है सो 2:1 में ही एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। यहां से यहां तक 2 हो जाएगा और यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनली फॉर्मूला लगा करके I का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और एक्सटर्नली लगा करके हम क्या करेंगे, E निकाल लेंगे। और उस हिसाब से जब I और E निकल जाएगा तो डायमीटर का 2 एंड पॉइंट निकल गया, और जब डायमीटर का एंड पॉइंट निकल गया इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब समझ गए, दोनों मेथड से ये क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग देखिए, ये दे देगा और इसको पता करना होगा कि इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हो सकता है कि पूछ दे कि इसका लोकस क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। अब सर्कल आएगा तो इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। तो या तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करके ले आइए, वो भी आसान है। और ज्यादा अगर हार्ड रहे, अगर उस तरह से ना बने, तब आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि A और B का ले लीजिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या हम बताए या नहीं समझे, सो बताइए। सर एक्सटर्नल एंगल कैसे लेंगे? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे लेंगे, मतलब देखिए कोई भी एंगल बनता है ना तो उसका दो होगा, एक इंटरनल एंगल होगा ना ये बाइसेक्टर, और दूसरा अब वो जानते हैं, एक चीज और जानते हैं हम लोग कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए IE डायमीटर हो गया। तो कोई भी एंगल होता है तो इंटरनल एक्सटर्नल तो होता ही है, ठीक है ना। वो बाइसेक्टर है तो वो हम ले लेंगे। क्या श्लोक का समझे? हाँ सर। हाँ, कनिष्क आप क्या पूछ रहे थे? सर I कैसे डिवाइड कर रहा है AB को 2:1 में? I 2:1 में ये देखिए, ये क्या है, PI क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यस सर। तो एंगल बाइसेक्टर अगर है PI, तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्म, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है याद है आपको या भूल गए हैं? हाँ सर याद है। हाँ, तो वही चीज वहां पर लगा तो दिए हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था आपका, याद करिए। तो मान लीजिए ऐसा कुछ एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो हम बोल सकते हैं कि AB
बाई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी सी। ये मालूम है कनिष्क? यस सर। हाँ, तो अगर ये मालूम है तो उसी का यूज करके हम यहाँ बता दिए कि ए आई इज टू आई बी 2:1 होगा। क्या अब समझ में आया? हाँ सर। चलिए, और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो समझ सर में पीए और पीबी का लेंथ कैसे पता हुआ? पी ए और पीबी का लेंथ नहीं, रेशियो जो दिया है यही तो है। मैंने देखिए जेड माइनस जेड 1 को क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे, और जेड माइनस जेड 2 को पीबी लिखेंगे। ये 2 है, हाँ 2:1 वही हो गया। लेंथ नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। ये 2:1 यस में रेशियो, लेंथ तो कुछ भी हो सकता है 2:1 का। ठीक है, सबको आया समझ में? तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए। आज मैं इस पे क्वेश्चन देखूंगा आगे, अभी पहले थ्योरी में बता देता हूँ सारा, फिर देख क्वेश्चन में आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले थ्योरी को समझ लीजिए। ठीक है, सभी समझ गए हैं? तो इसको और भी बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने से भी देख सकते हैं। वैसे इस पे क्वेश्चन करवाएंगे हम कि अपने से भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई सर्कल ले लेंगे, या ऐसे सिंपल सा हम जो बताए थे ना, z-1 ले लीजिए, फिर z+1 ले लीजिए इक्वल टू 2। अब इसको जो है यहाँ पे क्या करिए, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,0, ठीक है। फिर देख लीजिए 1,0, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ सर्कल जो है कुछ मान लीजिए इस तरह से पास करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है सो मान लीजिए आई हो गया, और ये पॉइंट जो है ई हो गया। तो ये इसका क्या होगा, 2:1 रेशियो का होगा ना। मान लीजिए ए है, ये बी है, थोड़ा सा इसको और पीछे कर लेंगे। कल का देखिए, आज शाम तक फैसला होगा कि कल ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। अगर परमिशन मिल गया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि 8 बजे के बाद जो कर्फ्यू कर दिया है ना, वही दिक्कत है कि 8 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हैं। तो मान लीजिए, अब देखते हैं, आज शाम तक आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है, कल का क्लास का ऑफलाइन होगा तो आ जाइएगा, नहीं तो ऑनलाइन है तो कोई बात नहीं। तो आज शाम तक होगा। तो चलिए ये देख लीजिए, इसको जो है इस तरह से आप समझ लीजिए। इसको थोड़ा सा हम और जो है, इसको हम थोड़ा सा और इधर ले आए। ये हो गया 1,0, ठीक है, 1,0। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आई, ये ई। तो आई क्या होगा यहाँ पर, ये 2:1 का हो जाएगा। तो हम इन दोनों का 2:1 करके आई निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही ई निकाल लेंगे। तो देखिए उस हिसाब से वही सर्कल आया है जो हमने यहाँ पर निकाला है, जो ये मैंने निकाला था वो आप लोग देखिए निकाल के यहाँ पे सॉल्व किया है ना, कि ये इसका सेंटर देख ही रहे हैं क्या है। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम तो ठीक है। तो इसका आप लोग निकाल के चेक करिए तो, कि मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही सर्कल। देखिए तो इसका क्या करिएगा, आई निकालिए, ई निकालिए, और उसको चेक करिए कि आ रहा है कि नहीं। क्या
तो समझ में आ रहा है कि ये वही आएगा। इसका निकाल लीजिए, आई कितना आया। यस सर, देख रहा देखिए तो चलिए, तो आई आ रहा है 1/3, और ई बताइए तो क्या आ रहा है। ये आई हो गया, ई क्या कितना आ रहा है। देखिए सब आई आ रहा है 1/3, यस सर। ये तो हाँ, ये तो आ ही रहा है। अब ई बताइए कितना आ रहा है। अच्छा, ई आ रहा है 1,0। देखिए तो ई आ रहा है 1,0। क्या यही आ रहा है क्या कनिष्क। क्योंकि एक्सटर्नली में क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, और ये माइनस प्लस तो हो जाएगा, हाँ, बाई 3, तो 1,0 आ ही रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, तो इसको डायमीटर मान के इक्वेशन सर्कल लिखिए। ठीक है, तो डायमीटर मान के क्या था इक्वेशन, याद ही होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही बताए थे। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 1/3 और फिर x माइनस 1 प्लस यहाँ तो y में 0 ही है, तो 0 इक्वल टू, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/3x, उसके बाद प्लस 1/3 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है सर बी और ई दोनों 1,0 होगा। अच्छा, ये तो इसका मतलब गलत आ रहा है। b जो है ना, दोनों तो नहीं होगा, तो इसका मतलब गलत आ रहा है। तो आप लोग निकाले ना, ई क्या आ रहा है बताइए तो। ई जो है 3,0 सर होगा क्या। 3, हाँ 3,0 होगा। सॉरी, देखिए हम ऊपर देख लिए ना, 1 नहीं आएगा, देखिए 3,0 आएगा। ये सही बोले, ई जो है सो 3,0 आएगा। क्यों आएगा, तो ये जो है 2, जो है 1 होगा, और माइनस, देखिए पूरा लिखना चाहिए फॉर्मूला, 1 इंटू माइनस 1। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ये आया, उसके बाद नीचे में 2 माइनस 1, हाँ ठीक तो है, तो 3,0 आएगा। यही गलती हो रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। तो ई जो है 3,0 आएगा। तो अब जो है क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आ गया वही। अब तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 3x। हम भी बोले आंसर क्यों नहीं आ रहा है, माइनस 1/3x, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए आ गया ना, एक्स स्क्वायर
उसके बाद यहाँ पे -10/3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हो रहा है, जब यहाँ पे जब सॉल्व किए तो क्या आया था, देखिए दोनों सेम आया कि नहीं, यहाँ प्लस आ रहा है नहीं, 4x² यहाँ तो प्लस में आ जा रहा है और वहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4x + 1 का होल स्क्वायर, ये तो ठीक ही किया है। तो 3x² 3y² प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। इसका मतलब जो है ये आपका जो है माइनस आ रहा है क्या, देखिए तो इसका तो कोई माइनस आएगा। एक मिनट, दोनों जो है 3 यहाँ आ रहा है, टू इज टू 1। एक मिनट सर बी मिड पॉइंट नहीं आ रहा। बी मिड पॉइंट क्यों आएगा, बी तो मिड पॉइंट नहीं आएगा। एक मिनट, बी जो है मिड पॉइंट, बी तो एनी पॉइंट है ना, बी मिड पॉइंट क्यों आएगा? वो एनी पॉइंट। हाँ बी तो कोई भी पॉइंट हुआ ना, 1, -0 -1, 0। अच्छा एक मिनट और हमको देखने दीजिए, तो हम लोग कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे गलती क्या हुआ सो बताइए। अब चलिए ठीक है, इतना तो हम लोग किए, यहाँ पे गलती क्या हो रहा है कोई बताएंगे? वो 1,0 होगा सर और इधर -1,0। कौन सा? अच्छा मतलब आप जो बोल रहे हैं ए बी होगा बी ए होगा, ये बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, माइनस साइन के साथ होना चाहिए ना। नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली ये जो सर्कल आया है वो किसका आया है, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं वो देखिए कि यहाँ पर जो है z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इक्वल टू 2 है ना। देखिए क्या गलती हो रहा था। तो अब जहाँ अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमने लिया -1,0 और यहाँ पे लिया 1,0, तो रेशियो देखिए क्या है, अगर कोई पॉइंट P यहाँ है, ठीक है ना, तो एक मिनट इसको एक मिनट इस तरह से करें। तो गलती ये हुआ कि ये z है तो ये 2 है ये 1 है। समझ में आ रही बात सबको या नहीं समझे क्या? क्या अंशु समझे? मतलब रेशियो 1:2 होगा। हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, अगर मान लेते हैं ये a है ये b है, तो आपका ये क्या हो गया, PB/PA ना हुआ, समझे? ये क्या हुआ, PB/PA हुआ ना, ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है। z-1 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए 1 है माइनस है, तो z-1 मतलब PB हुआ और z+1 का मतलब PA हुआ। क्या कनिष्क समझे अब? सर वो पीएपी भी कैसे लिए? हाँ तो चलिए ठीक है, अब देखिए हमको मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं z और यहाँ पर ले लीजिए 1,0, ठीक है, या z1 जिसको हमने z1 नाम दिया, और ये अगर AB है तो हम AB को क्या लिखेंगे सो बताइए श्लोका, AB को क्या लिखेंगे? z-z1। z-z1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, z-1 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? सर z1 को 1 ले लिए। हाँ z1 = 1 तो है ही, क्योंकि 1 + i × 0 यही ना हुआ, इसका मतलब ये 1 ही तो हुआ। हाँ सर। ठीक है, तो वो अब समझ में आया यहाँ पे कि हम सर मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है वो आर्गन प्लेन में बन रहा है। हाँ जब ये सब जब भी बनेगा आर्गन प्लेन में बनेगा, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो आर्गन प्लेन की सर बात xy प्लेन में नहीं बनेगा कभी? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम बोले ही थे कि XY प्लेन में नहीं करना है, आर्गन प्लेन में करना है, ठीक है। हाँ सर। तो क्या सबको आया समझ में कि हम गलती क्या कर रहे थे, उल्टा रेशियो ले रहे थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। इसलिए अब देखिए निकालेंगे अगर
तो रेशियो अगर जब ये है तो मान लीजिए एक्सटर्नल होगा, कहीं एक्सटर्नल होगा, तो इसका मतलब अब जो है यहाँ नहीं होगा, मतलब इधर नहीं होगा। इसका मतलब फिगर में अब देखिए क्या होगा, अगर ये होगा इंटरनल, अगर ये हो गया आपका इंटरनल आई होगा, तो एक्सटर्नल कहीं पे इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे ई। तो अब ये आ जाएगा -1/3, और ये आ जाएगा -3, ठीक है। अब आई निकल ही गया है, ई निकल गया है, अब इसको डायमीटर मान के इक्वेशन सर्कल निकाल लेंगे। तो देखिए अब आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको हटा देते हैं अब। तो अब आ जाएगा x + 1/3 इंटू x + 3 + y² = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x² + x/3 प्लस आपका x/3 + 3x + 1 + y² = 0। तो ये आ गया x² + y² + x/3 + 3x। तो ये डायरेक्टली लिख देते हैं 10x/3, क्योंकि 2 बार लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 10/3 x + 1। तो अब वही आ गया 3x² + 3y² + 10x + 3 = 0। तो बस हो गया इस तरह से। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? क्या करने समझे? हाँ देख लीजिए। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए अपने से। सर तो डिवीजन कैसे हो रहा है वो कैसे पहचानेंगे कि किधर 2 रहेगा और किधर 1 रहेगा? मतलब उसके लिए देखना पड़ेगा ये क्या गिवन है। इस क्वेश्चन को ध्यान हम नहीं दिए ना उस समय, इसीलिए बस डायरेक्टली हम लिखते चले गए। क्वेश्चन को देखना था ना ये, कि हमको ये जो है z-1, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है। चलिए एक चीज और समझिए आप लोग, थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं। अच्छा ये बताइए कि z-z1 = z-z2, इसमें z का लोकस क्या आएगा, सो बताइए, इसमें z का लोकस क्या आएगा, क्या बता सकते हैं? कि अगर ये इक्वेशन है तो इसमें z का लोकस क्या आएगा? एक मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि a हो गया z1, b हो गया z2 और p हो गया z, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये समझिए, तो ये हो गया PA = PB, ठीक है, ये हो गया। तो अब PA अगर इक्वल टू PB है तो P और A और B कोई पॉइंट है, हम दे दें कि P आपका मान लेते हैं 1,2 है और B दे दिए 5,6 और P हो गया x, y। तो इसमें P का लोकस क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए हम। तो अब हमको ये बताइए कि P का लोकस क्या होगा, सब बता सकते हैं कोई कि P का लोकस क्या होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम भी होगा। वो कोई बता सकते हैं क्या नाम होगा? तो हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। ये नहीं होगा। और बताइए। अंशु ये भी नहीं होगा। अच्छा आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या है ना, व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो यही ना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कि मान लेते हैं, देख लीजिए अगर ये लाइन है, ठीक है, यह एक लाइन है, देख लीजिए ये A हो गया z1, B हो गया z2। अब जो है, अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये लाइन, अगर ये
परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब समझ लीजिए ये कोई पॉइंट P है। तो अब ये P अगर मूव करे, अगर ये मान लेते हैं एक्स वाई लाइन पे, ऐसे अगर P मूव करे एक्स वाई लाइन पे, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि ये जो पॉइंट M ले लेते हैं, ये पॉइंट जो M है, ये जो पॉइंट M है, ये AB का मिड पॉइंट है और एक्स वाई परपेंडिकुलर है AB पे। तो अब आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि अगर A से हम एक लाइन ज्वाइन करें और ये B से ज्वाइन करें, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, PA इक्वल टू PB होगा। अब ये पॉइंट P अगर मान लेते हैं यहाँ पे आ जाए, फिर आप यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी PA इक्वल टू PB। तो हम ये एक्स वाई लाइन पे कोई भी पॉइंट लीजिए तो PA इक्वल टू PB सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब P का लोकस क्या आएगा, तो P का लोकस आएगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें लिख लीजिए कि लोकस ऑफ Z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो क्या अब समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए कि क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। क्या श्लोका समझे? हाँ सर। अंशु आया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह से इक्वेशन हो, ऐसा रहता है, ठीक है, पैकेज में मिलेगा, तो Z का लोकस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। अब देखिए इसी में पैकेज में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि इफ Z1 सॉरी एक मिनट, Z न होगा, इसी में इस तरह से होगा Z माइनस Z1 ग्रेटर देन Z माइनस Z2, देन लोकस ऑफ Z, लोकस ऑफ Z इज। अब बताइए लोकस ऑफ Z क्या होगा अगर ऐसा कुछ दिया है तो, कोई सा सोचिए तो क्या होना चाहिए, लोकस ऑफ Z क्या होगा? किसी को समझ में आ रहा है या बता ही दो? चलिए ठीक, तो क्या कनिष्क होगा? श्लोका आपसे, रुकिएगा अच्छा, नो सर। विवेक आपसे होगा? चलिए कनिष्क आपका देख लीजिए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा बता देंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन है पैकेज में, तो ये भी आपको आना चाहिए समझ। चलिए अब देख लीजिए, क्योंकि बता देंगे तो आइडिया लगेगा, वैसे आइडिया नहीं लगेगा। तो देखिए अभी इक्वल टू का मैंने कुछ देर पहले बताया, तो इक्वल टू में तो आप लोग समझ गए कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अगर Z1 है, ये अगर Z2 है, तो एक रीजन आएगा, वो रीजन क्या होगा वो देख लीजिए, वो मैं दिखा देता हूँ।
तो देखिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नहीं एक रीजन आएगा। तो ये है M जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देख लीजिए हम क्या देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस पर से Z लेते तब तो लेंथ इक्वल आता, इक्वल दोनों होता है। अब क्या बोल रहा है कि Z1 से, Z वो पॉइंट है जिसका Z1 से डिस्टेंस नहीं स्लोप, Z वो पॉइंट है जिसका Z1 से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और Z2 से, क्योंकि यहां पर अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, PA ग्रेटर देन PB, यही बोल रहा है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो कि A से दूर होना चाहिए और B के पास होना चाहिए। ठीक है ना, यहां समझिए कि AZ जो है या P एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो A से दूर हो और B के पास हो। इक्वल जब रहेगा तब वो Z मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा। इसका मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए तो वहां से A दूर होगा और B पास होगा। समझ में आ रही बात? इस रीजन का आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि PA बड़ा होगा PB से। तो इसका मतलब राइट साइड का सारा ऐसा सारा रीजन, ठीक है, इस तरह से सारा आप रीजन बोल सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेंगे तो वो मतलब बड़ा होगा, PA बड़ा होगा PB छोटा। क्या समझ में आया सबको? ठीक है, समझ गया था? तो लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे लिखेंगे REZ ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2/2, ऐसे समझिए। सर ये क्या लिखे हैं, रियल जेड? अच्छा, रियल जेड, या ऐसे रियल नहीं लिखिए, जेड लिखिए। जेड क्या होगा, हाँ जेड क्या होगा, तो Z1 Z2 से जो बड़ा रीजन होगा मतलब उस साइड का रीजन होगा, ये हम लिखे। क्या समझे कि नहीं? क्योंकि Z1 Z2 तो मिड पॉइंट हो गया, उससे आगे जाएंगे तो ग्रेटर लेंगे ना, तो वही हो गया जेड। ठीक है, सबको आ गया समझ में? तो इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पैकेज में, तो देख लीजिएगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब देखिए इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ Z minus Z1 less than Z minus Z2 then locus of Z, locus of Z is क्या होगा तब हो जाएगा, बस उल्टा उसका कर दीजिएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, तो इधर का रीजन, ठीक है। तो ये A हो गया Z1, B हो गया Z2, तो Z लेस देन Z1 प्लस Z2/2, और ये लाइन जो है ये हो गया Z1 प्लस Z2/2, ठीक है। तो यहाँ से अब ये समझ में आ रहा है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नहीं लेंथ इंडिकेट कर रहा है, देख ही रहे हैं, ये समझिएगा। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में। तो अब एक देते हैं क्वेश्चन, नहीं तो चलिए वो सर्कल वाला सबको समझ में आ गया ना, उस पर एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब सर थियोरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको आप समझिए अच्छा से, ये जो बताए हैं उस पर क्वेश्चन हम और करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन कि ये इसका लोकस क्या होता है, सर्कल होता है, अपने से आप बना के भी चेक कर सकते हैं कि इसका कोई भी ऐसा लिख दे, 2 है 3 है 4 कुछ भी ले लीजिए और उसका इस तरह से भी निकालिए, और फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से भी आप निकालिए, देखिए दोनों सेम आएगा कि तो आएगा ही, प्रोसेस मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए तो अब ये बता दिए हमने। अब इसके बाद जो है
कि ये आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा। ठीक है, मतलब कुछ एंगल होगा, अल्फा क्या है, कुछ एंगल है। ठीक है, तो z का लोकस क्या होगा, तो हमको पता करना है कि लोकस ऑफ z क्या होगा। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सभी जानते हैं, तो उसको हमने अल्फा दे दिया। तो अब लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, तो इसको हम लोग 1 में लिख लीजिए कि इफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से π/2, अगर 0 से π/2 है, देन लोकस ऑफ z इज मेजर आर्क। मेजर आर्क बनेगा। कैसा आर्क बनेगा, तो वो भी मेजर आर्क मतलब क्या हुआ, देखिए एक्यूट एंगल बना, एक्यूट एंगल बनेगा तो मेजर आर्क बनेगा। मतलब इस पेज में दिखाते हैं, इसको इरेज कर दें तो हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये हम एक लाइन ले लिए, उसमें आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो सर अब पिछला एक, पेज दिखाओ। हाँ, कि इफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से π/2, अगर 0 से π/2 के बीच में हो, मींस अल्फा इज एक्यूट एंगल। हो गया सर। हाँ, इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल देन लोकस ऑफ z इज मेजर आर्क। मतलब मेजर आर्क का मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इस तरह से, जो आप इस देखिए, ये अगर मान लीजिए पूरा सर्कल है, तो अगर यहाँ से इस पोर्शन को हटा दीजिए तो बना मेजर आर्क। तो उसमें से आप कहीं से भी लीजिए तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, ये सभी जानते हैं। तो जब भी एक्यूट एंगल फॉर्म होगा तो ये मेजर आर्क बनेगा, मतलब ए से बी तक इतना ही बनेगा। ठीक है, अब ये कितना बनेगा तो वो डिपेंड करेगा अल्फा पे, अल्फा कितना है। अगर π/4 होता है तो आपका जो है 3/4 ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको या नहीं आया, सो बताइए। कि अगर हम जीरो अल्फा जो है 0 से π/2 में लें तो मेजर आर्क बनेगा। कैसे होगा, तो इसको भी थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि ये सब तो समझना ही पड़ेगा, बुक में कहीं नहीं कुछ मिलेगा। आर्गुमेंट पे बहुत कम कंसेप्ट है बुक सब में, इसलिए अच्छा से समझ लीजिए। इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे अब क्या हम लिखे थे, आर्गुमेंट, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखे, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2, अगर π/4 लिखे, तो अब अगर ये आर्गुमेंट ऑफ z1 हो गया, ये हो गया z2, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए, तो ये आपका हो गया पी जेड। तो z1 आर्गुमेंट ऑफ z1, इसको तब उल्टा लिखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब नहीं तो देखिए क्या, अब क्या हुआ, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा था कि देखिए ऐसे लिखे हैं तो क्या हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको, तो ये भी बोल सकते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू π/4। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो अब अगर ये लिखना चाह रहा हूं तो अब देख लीजिए, इसका मतलब क्या, अगर हम आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, तो ये हम मान लेते हैं कि x है, और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2, तो ये क्या हो गया y। अब आपको ये तो दिखने में आ रहा है कि y जो है बड़ा है x से, तो इसका मतलब y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x माइनस वाई होना चाहिए था लेस देन 0, लेकिन यहाँ पर तो π/4 है। इसका मतलब अगर हम ये फिगर बनाते हैं तो तब तो ये गलत हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है या हार्ड लग रहा है, सो बताइएगा। यस सर। हार्ड लग रहा है,
नहीं समझ सर, रहे हैं? समझ रहे। हाँ सर एक इसका बार और बता दीजिए ना। हाँ हम ये बता रहे थे कि अगर देखिए हमने ये लिखा और उसका फिगर अगर ये बनाएंगे तो ये गलत होगा कि सही होगा श्लोक का? गलत होगा। गलत होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि y बड़ा हो जाए, x छोटा हो जाए। तो अब हमको बताएंगे इसका सही फिगर क्या होना चाहिए, कोई भी कि इसका सही फिगर तब क्या होगा? तो देखिए सही एक्स को फिगर बड़ा कर दीजिए 22। तो कैसे करेंगे तो वो बताइए। वो तो समझ रहे हैं कि x को बड़ा कर दीजिए, कैसे करेंगे? सर क्योंकि उसका रिफ्लेक्स एंगल ले लेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल ले लेंगे, मतलब देखिए इसको कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसको आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए, मतलब ये a है, अब इधर b कर दीजिए और ऐसे लेके देखिए इस तरह से उल्टा। अब ये अगर Z1 है, ये है Z2, ठीक है, और यहाँ आप Z ले लीजिए। अब देखिए तो यहाँ से हम अगर इसको ज्वाइन करें और यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ, अब अगर एक दो एंगल यहाँ भी बन रहा है कि ये हम अगर हम ले लेते हैं x और ये ले ले y, ठीक है, तो देख लीजिए आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 ये क्या हो गया, तो ये x हो गया। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z2 ये क्या हो गया, y हो गया। अब इन दोनों का माइनस देखिए, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z2, तो ये क्या हो गया, x माइनस y। अब हमको ये बताइए x माइनस y पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो बताइए। x माइनस y जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर बट एक्स का एंगल तो अभी भी छोटा है ना। हाँ छोटा है एक्स का एंगल, वही तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मेन है समझना, क्योंकि पहले ही बोला इस तरह कंसेप्ट को समझिए। तो देखिए यहाँ पे सर तो अब इसमें हाँ बोलिए। सर तो इसमें लेना क्या है। हाँ इसमें देखिए हमने सब कुछ सही किया, अब आप क्या समझ क्या गलत रहे हैं वो देखिए। तो आप समझ ये गलत रहे हैं, देखिए y जो है ऑलरेडी निगेटिव है ना, क्योंकि हम निगेटिव एंगल ले रहे हैं, ये भी निगेटिव एंगल ले रहे हैं, तो y निगेटिव है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि y अगर -120 है तो x हो गया -50, ये समझिए। अब देखिए x माइनस वाई क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, सो बताइए तो, अब बताइए। पॉजिटिव। अब आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने फिगर बनाया था उसका लोकस ये होगा, जो पहले बनाए थे वो नहीं होगा। क्या अब समझे? हाँ सर। हाँ तो होता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका ये एक आर्क बना रहा है, मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1, सॉरी वहां पर कुछ आप फिक्स ले लीजिए कि हम ये 1 ले लें और ये फिर +1 ले लीजिए इक्वल टू π/4। तो हमको मालूम है एक ये आर्क बनाएगा, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आर्क। तो इसका जो आर्क बनेगा उसका पेरीमीटर निकालिए। तो इसका पेरीमीटर जो है हम कैसे निकालेंगे और क्या होगा, तो यहाँ तो अगर π/4 है तब तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि हम समझ गए कि यह जो एक सर्कल बनेगा उसका 3/4 होगा, क्योंकि π/4 तभी एंगल बनता है। ये तो मेजर आर्क तो बनेगा, या तो ऐसे बने या ऐसे बने, कोई बात नहीं है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा आपका, बनेगा तो 3/4 2πr। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं समझे? हाँ सर। क्योंकि आप ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, हाँ
अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, जब यहाँ पर कुछ दूसरा एंगल दे, π/6 π/12 तब होता है, ठीक है। अदरवाइज तो आप अगर ये क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये रहा कि इसका अब ग्राफ कैसे बनेगा, अपवार्ड बनेगा कि या डाउनवर्ड बनेगा, तो कोई बताएंगे अपवार्ड बनेगा या बनेगा डाउनवर्ड? इसको ले लीजिए, एक मिनट, ये आ गया -1,0 और ये आ गया 1,0, या यहाँ ले लीजिए -1,0, ये हो गया 1,0। तो अब बताइए कौन सा होगा? अच्छा, अपवार्ड होगा, तो देख लेते हैं अपवार्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। सर डाउनवर्ड होगा। देख लेते हैं। तो ये हो गया P, देख लीजिए आप, तो ये Z हो गया। अब क्या है, Z-1, तो ये एंगल हो रहा है और इसमें से यहां माइनस करेंगे, तो Z-1/Z, तो ये अपवार्ड होगा ना। क्या समझ में आया सबको? अपवार्ड होगा कि नहीं समझे? क्या कनिष्क, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अपवार्ड होगा ना, क्योंकि ये देखिए एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस π/4 हो सकता है। लेकिन अगर ये केस लेंगे तो फिर यहाँ से देख लीजिए, ये Z हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ा निगेटिव नंबर, ये छोटा निगेटिव माइनस में आ जाएगा ना, इसीलिए डाउनवर्ड नहीं होगा। उसके बाद अब इसका क्या हो सकता है कि इसका, हाँ बोलिए सर लेकिन यहाँ अल्फा तो 0 से π/2 के बीच में ना है, तो सर इसमें तो सर्कल डाउनवर्ड ना बनता है। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है हमने ये Z1 Z2 क्या लिया है, कि अपवार्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो Z पे तो नहीं, वो डिपेंड करेगा कि Z1 हम क्या ले रहे हैं, Z2 क्या ले रहे हैं, ठीक है। अल्फा 0 से π/2 का मतलब सिर्फ मेजर आर्क बनेगा, ये हाँ, नहीं बता रहा है कि ऊपर बनेगा नीचे। हाँ नीचे बनेगा, वो नहीं, वो तो आपको आर्गुमेंट से देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मेजर आर्क बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर तो एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एंगल का कैलकुलेशन, ये तो एंगल का देखिए, अब ये तो पता चल गया ना कि मान लीजिए अपवार्ड हुआ तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ, अब सर यहाँ, तो हाँ बोलिए। सर 45 डिग्री कैसे? यहाँ पे तो नेगेटिव भी आ सकता था ना, अगर x माइनस वाई करेंगे तो अपवर्ड कर्व में। मतलब निगेटिव ये एंगल तो निगेटिव नहीं होता है, वो डायरेक्शन, ये तो 45 ही होगा ना एंगल, ये नहीं समझे? सर x माइनस वाई करेंगे तो नेगेटिव आ सकता है ना x माइनस x माइनस वाई, x माइनस वाई बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, जैसे पिछले वाले सम में किए थे ना। हाँ, जो डाउनवर्ड हुआ था वही ना। हाँ सर, रुक जाइए, तो, हाँ, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा था तो। हाँ, इसमें π/4, तो यहाँ पर क्या था कि जब हम Z1 लिए थे, है ना, Z1 इधर आ गया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर Z1 जो न्यूमरेटर में है वो आपका लेफ्ट में पड़ा था, इसीलिए यहाँ जो हमने लिया है तो जो न्यूमरेटर में है वो राइट में पड़ा है। अब देख रहे हैं अंतर क्या स्लो का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, इसीलिए ऐसा हुआ है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन दे सकता है कि ये अगर आर्क है तो इससे आर्क का रेडियस भी रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेंटर तो निकल जाएगा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो कोई बता सकते हैं रेडियस? अच्छा सॉरी, ये तो आपका ये थोड़े है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा ना। हाँ, तो इस आर्क को, मेजर आर्क का, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? सर ये फिगर सही कर, कोई बता पाएंगे कि कैसे निकालेंगे? क्योंकि ऐसे दे देता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस आर्क, रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखिए रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया, ऐसा कुछ फिगर बना लेते हैं। आपका ये था π/4, ये आ गया -1,0, ये हो गया 1,0, ये आपका PZ हो गया। तो अब देखिए सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल 45 है, तो अब मान लेते हैं कहीं सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये सेंटर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सेंटर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे,
अब क्या समझ में आ रहा है? अब निकल जाएगा कि अभी भी नहीं बनेगा? ये हम सेंटर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अब सीधा रोटेशन लगा देंगे। रोटेशन जो बताए थे कि z माइनस z1 या 1, इसको हटाइए, हाँ। क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया था, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यही हुआ। तो अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, तो क्लॉकवाइज ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज ना। अच्छा, तो यही तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल लिख दीजिए z माइनस 1 z+1 इक्वल टू e i पाई बाई 2। अब यहाँ से निकाल लीजिए z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z+1 इक्वल टू i हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो z माइनस 1 इक्वल टू i z+1, यही था ना। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया? z माइनस 1 इक्वल टू आई जेड प्लस आई आ जाएगा। तो z कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस आई इक्वल टू 1 प्लस आई। तो z क्या होगा? 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। अब रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे, तो 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2i बाय 2। तो ये i आ गया। इसका मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 0,1। तो ये हो गया 0। देखिए सेंटर निकाल दिए। तो क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? सो बताइए। मेन वो है कि अगर इस तरह से आर्क का आपको सेंटर निकालना हो तो क्या निकाल पाएंगे? सो देखिए कि हमने कैसे लिखा। 5/2 कैसे लिए सर? अच्छा, ये अब हमने बताया था ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं। तो z इक्वल टू मॉड z e i थीटा, ठीक है। तो हमने लिखा z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z+1, और ये मैंने नहीं लिखा, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z+1 e, और दोनों के बीच का एंगल है पाई बाई 2, ठीक है। सर ये मॉड वाला क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं लिखे बताइए आप। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं लिखे? कोई भी बता पाएंगे? परपेंडिकुलर है तो सर दोनों का सेम होगा ना ना, देखिए सेंटर है, जेड मतलब सेंटर हो गया, तो सेंटर में रेडियस इक्वल होता है ना, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गया, तो कैंसिल हो गया ना। हाँ, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने लिखा ई आई पाई बाई 2, ठीक है। यस बस इसीलिए मैंने लिखा। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए इतना? तो ये मैंने बता दिया कि जब मेजर आर्क बनेगा तो इस तरह से करिएगा। अब दूसरा कंडीशन लिख लीजिए कि इफ थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो क्या होगा? देन लोकस ऑफ जेड क्या होगा? इज माइनर एक्सिस। सर, लेकिन वो जो जेड था सर, हाँ, वो तो सरकमफेरेंस पे था ना। एक मिनट, माइनर नहीं, उसमें माइनर आर्क, हाँ सरकमफ्रेंस पे था, लेकिन हम जब सेंटर निकाल लिए तो उस जेड को, अच्छा इसलिए कंफ्यूजन हो गया, हमको लग रहा था इसको जेड सी कर देते हैं, इस सेंटर हो गया, इसका नाम जेड सी डाल दीजिए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, नो सर। हाँ, तो सेंटर, ठीक है। तो समझ गए सभी? चलिए अब क्या करते हैं उसके बाद, यहां तक तो हो गया। अच्छा, ये समझ गए कि जब हम बनाएंगे, मान लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल में तो सब समझ रहे हैं कि क्या बनेगा। अगर मान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये A है Z1 और B है Z2, तो ऑब्ट्यूज एंगल तभी बनेगा जब छोटा वाला आर्क बनेगा, या तो इस तरह से बने या नहीं तो इस तरह से बने, ठीक है। तो ये ध्यान, क्योंकि तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये एंगल तभी तो ऑब्ट्यूज होगा, नहीं तो जब ये बड़ा होगा तो एक्यूट बन जाएगा। तो इसीलिए
कि जब भी क्या हो 0 से सॉरी π/2 से ग्रेटर हो, अगर जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमने जब मान लीजिए π/2 से एंगल अगर बड़ा हो जाए तो तब क्या होगा, जेड इज माइनर आर्क। तो ये ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अब जो है लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये सब इजी इजी है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल वाला पेज लिखना है, देख लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या फिगर वाला जो लिखवाए थे वो, क्योंकि दो चीज है जो लिखवाए थे, ये तो यहाँ है, इसका फिगर देखना है क्या? हाँ सर। अच्छा फिगर का तो हमने यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया फिगर, हाँ फिगर का ये बनाया था हमने। थोड़ा सा लाइन हम टेढ़ा कर दिए हैं, तो लाइन आप लोग सही कर लीजिएगा इस तरह से। इतना तो आप समझ रहे होंगे कि लाइन ए और बी से होगा, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको बहुत कर तो पी जेड कर देंगे, यहाँ भी पी जेड। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। चलिए सेतु हो गया ना? हाँ सर हो गया। चलिए अब लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में क्या करेंगे, इस सब का कोई ज्यादा है नहीं, खाली लिखते कैसे हैं वो जान लीजिए। तो ये जेड हो गया, इसमें दो फोकस ए और बी वो ले लीजिए। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से रहेगा। यही ना था कि PA प्लस PB इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, ठीक है ना, जो 2A होता था। तो P का लोकस होता था, हाँ यहाँ पर एक कंडीशन होगा कि K जो है वो बड़ा होना चाहिए AB से, ठीक है। देन लोकस ऑफ P इज इलिप्स, तब जाकर के इलिप्स होगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू K, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा K ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2, देन लोकस ऑफ P इज इलिप्स या विल बी इलिप्स, जो लिखना है वो लिख लीजिए। ठीक है, क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? यस। तो सभी लिख लीजिए। हाँ, अगर यहीं पर K लेस देन अगर कर दे तो, कि यहाँ पर अगर कर दे हाइपरबोला। इफ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू K और ब्रैकेट में K लेस देन, तो लिखिएगा देन देयर इज नो लोकस, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। देन देयर इज नो लोकस, तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, वो लिख लीजिए। सर लास्ट पेज दिखाइए ना। हाँ देख लीजिए कि अगर लेस देन हो जाएगा तो लोकस कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और ग्रेटर देन है तो इलिप्स बनेगा, क्योंकि यही होता है कंफ्यूजन कि सर लेस देन में क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, लेस देन में कोई भी नहीं। हो गया सर। अब अगर यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकालना हो, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 2AE/2A, तो इसको आप लिख सकते हैं 2AE क्या हो गया, तो Z1 माइनस Z2, ये क्या हो गया, तो Z माइनस Z1 जिसको K बोलेंगे, और Z माइनस Z2, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय K। तो देखिए समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये हो गया आपका इलिप्स का। सब पे क्वेश्चन करवाएंगे, आज खाली लिख लीजिए। अब आ जाते हैं हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला में लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, इफ
Z1 सॉरी Z ना Z माइनस Z1 माइनस Z2 इक्वल टू K एंड K यहाँ पे क्या होगा लेस देन Z1 माइनस Z2 देन locus of Z will be hyperbola। यहाँ H लिख दिया हाइपरबोला। और फिर वही कि if K greater than Z1 minus Z2 then there is no locus। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, then there is no locus। क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज होके वहां पर लिख देंगे इलिप्स को हाइपरबोला हाइपरबोला का इलिप्स। तो अगर K लेस देन हो तभी हाइपरबोला होगा, K लेस देन Z1 माइनस Z2। ये सब बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि खाली ये लिख लिए हैं, ये कैसे होगा समझ में आ रहा है ना सबको कि K लेस देन Z1 माइनस Z2 या यहाँ पर K ग्रेटर देन, ये सब बातें समझ में आ रही है ना। क्योंकि देखिए ये AB है, अब इसके लेंथ से बड़ा होगा K तभी तो इलिप्स बनेगा, नहीं तो फॉर्म ही नहीं होगा कुछ। तो ये चीज था, वैसे ही हाइपरबोला में। तो अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, चीजों को समझिए तो बहुत आसान है, नहीं तो हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसका भी इसेंट्रिसिटी लिख लीजिए, इसका इसेंट्रिसिटी भी वही होगा 2AE डिवाइडेड बाय 2A। तो यहाँ भी वही Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z माइनस तो Z माइनस Z1 प्लस सॉरी माइनस था ना Z माइनस Z2, माइनस में इसको मॉड में लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय। इतना आज लिख लीजिए, समय भी खत्म हो गया। अब इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे कल। इसको अच्छा से आप लोग, पैराबोला में तो वही PS इक्वल टू PM हो जाता है, तो उसका कुछ खास नहीं है, तो उसमें पैराबोला में नहीं, इतना याद रखिएगा। और इसके बाद इस पे क्वेश्चन कल देखेंगे, इसलिए अच्छा से देख लीजिएगा। और इसका वीडियो, हाँ बोलिए सर। और अगर K ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 हुआ तो K ग्रेटर देन, तो बोले नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हाइपरबोला होने के लिए अब मान लेते हैं कि ये इस तरह से होता है ना, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो अब जब माइनस में हम करेंगे, मतलब अब Z जब भी बड़ा हो जाएगा तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिससे कुछ भी लोकस बन सके, इसीलिए कोई भी लोकस नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर कहाँ पर, मतलब हाइपरबोला कैसे बनता है ये समझिए, इलिप्स कैसे बनता है वो समझिए। अगर ये बात है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था वो इलिप्स में, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं कि इलिप्स बनेगा तो कंडीशन क्या होगा, हाइपरबोला होगा तो क्या कंडीशन होगा, तो उससे आपको याद रहेगा। चलिए, तो आज इतना ही, और भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, और कल देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा तो जैसे होगा, अगर ऑफलाइन हो तो आ जाइएगा, सेंटर पर ही क्लास ले लेंगे। हाँ, कल देखिए शाम तक मैसेज आ जाएगा, तो अगर ऑफलाइन होता है तो कल आ जाइएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा होगा वो शाम तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम।